स्टूडेंट, मैं आपका उपेंद्र सर आज इनकम टैक्स में एक नए टॉपिक्स को लाए हैं जिसका नाम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यहाँ पर हमने एक लाइन लिखा है, नो एनीवन कैन टीच यू लाइक दिस मैनर, दिस इज माई चैलेंज। प्रायः चुनौती देना एक बहुत ही कठिन काम होता है, लेकिन मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि आपको जिस तरह से मैं इनकम टैक्स को पढ़ाऊंगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के, उस तरह से प्रायः किसी शिक्षक के द्वारा नहीं पढ़ाया जाता है। ये मेरी चुनौती है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मुझे पढ़ाने की क्यों आवश्यकता है, यद्यपि कि इससे पहले बहुत सारे टीचर, बहुत सारे शिक्षक यूट्यूब पर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की वीडियो बनाए हुए हैं। अर्थात यूट्यूब पर जाकर आप सर्च करें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अर्थात एक एक करके न जाने कितने वीडियो आपके समक्ष उपस्थित हो जाएंगे। इसके अंतर्गत एक नाम लेना उचित तो नहीं है। एक अपभ्रंश शब्द के अनुसार हम कहते हैं कि इसको पढ़ाने वाले कई शिक्षक हैं, लेकिन एक शिक्षकों का नाम जो है बहुत सामने उभर कर आता है, दैट इज ए कोयल सर। कोयल सर एक अपभ्रंश शब्द है जिसे आप YouTube के वीडियो पर खोजिए, आपको एक नंबर में प्राय यही शिक्षक के वीडियो मिलते हैं जिसके 3 लाख सब्सक्राइबर। अर्थात मैं बिल्कुल YouTube पर एक नया टीचर्स हूँ। अनुभव के रूप में अगर किसी शिक्षक के पास 10 वर्ष का अनुभव है तो बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, और मेरे पास 41 वर्षों का अनुभव है। अर्थात अब मैं कितना गौरव करूं ये कहने की बात नहीं। आप पढ़िए, आप YouTube के हर वीडियो में देखिएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को पढ़ाने के लिए टीचर्स के हाथ में किताब जरूर होते हैं और वो किताब को देख देख कर पढ़ाते हैं। इसके बावजूद भी उनसे गलतियां हो जाती हैं। मैंने जो आपको जिक्र किया कि आप एक पहला वीडियो निकालिएगा, दैट इज सम नेम्स लाइक ए कोयल सर कह के, आप उसके वीडियो को ही देखिएगा। वो वीडियो बनाया गया है बिल्कुल किताबों को पढ़कर, ब्लैक बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर लिखा जाता है। इसके बावजूद भी उनसे गलतियां हो जाती हैं और बच्चों को समझाने का तरीका तो अपना होता है, और मैं जिस तरीके से समझाता हूं, मैं हमेशा चुनौती के साथ कहता हूं कि बिना किताब के अगर मेरे सामने कोई खड़े हो जाए तो वह सामने नहीं टिक पाएगा। ये मेरी चुनौती। अब सवाल है, उपेंद्र सर को न जाने YouTube वीडियो बनाने पर कितने देर में फेमस होंगे भी नहीं होंगे। तो हम इतना ही कहना चाहते हैं कि अगर हम हमेशा हर वीडियो में एक बात करते हैं, कंपेयर टू अदर्स करके हम क्या करते हैं? हम कहते हैं कि हमारे वीडियो को भी देखिए, साथ ही साथ अनेकानेक वीडियो को भी देखिए, कंपेयर कीजिए। हम आपको 2 फायदा देते हैं। एक तो हमारे वीडियो को देखने का फायदा आपको मिलेगा, दूसरा कंपेयर के दृष्टिकोण से ही सही आप दूसरे के वीडियो को देखेंगे तो कुछ न कुछ तो आपको अंतर भी पता चलेगा, और साथ ही साथ हो सकता है दूसरे वीडियो से भी आपके ज्ञान में वृद्धि हो जाए। कहने की जरूरत तो नहीं है, ज्ञान तो हर जगह उपलब्ध है, चाहे किसी रूप में उपलब्ध हो, सही तरीके के रूप में हो या दूसरे तरीके के रूप में है, उपलब्ध तो कुछ न कुछ ज्ञान कराता है, चाहे वह किताबी भाषा में हो या अपनी भाषा में। मैं इनकम टैक्स के अंतर्गत जो भी टॉपिक्स, जो इनकम फ्रॉम सैलरी हम पढ़ाए हैं, बिल्कुल अपने शब्दों में, बिना किसी किताब के, अपने मन से और अपने दिल से हमने पढ़ाया है। किसी चीज को देखने की जरूरत नहीं होती। हम जब भी पढ़ाते हैं तो बिना बुक्स के, अर्थात हम
कभी इस प्रकार का सहारा नहीं लेते हैं कि देख देख कर हम व्हाइट बोर्ड पर लिखते हैं और बच्चों को लाइन बाय लाइन समझाते हैं। ऐसी मेरी पहुंच नहीं है। मैं जो भी पढ़ाता हूं बिल्कुल खुलकर पढ़ाता हूं। तो मैं इतना ही कहूंगा कि जितना जल्द से जल्द हो सके, अगर मेरे वीडियो का कंटेंट अन्य वीडियो के कंटेंट से बहुत ही सुपीरियर लगता हो तो मुझे भी जल्द से जल्द आप हमको फेमस करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के द्वारा। तो लेटेस्ट प्रोसीड्स, हम अपना वीडियो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के रूप में शुरू कर रहे हैं और मैंने लिखित रूप में लिख दिया है, नो एनीवन कैन टीच यू लाइक दिस मैनर। मीन्स कोई भी नहीं है जो आपको इस तरीके से बता सकता है। यही मेरी चुनौती है और इस चुनौती को स्वीकार करते हुए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को प्रारंभ करते हैं। हम बहुत ही छोटे प्लेटफॉर्म पर हैं, छोटे शहर में हैं। मेरे पास कोई कैमरा नहीं है, कोई एडिटिंग नहीं है, कोई कैमरामैन नहीं है, कोई हमारे कॉलर ट्यून नहीं है। अर्थात इन सबों के बावजूद मैं वीडियो बनाता हूं। थोड़ी आवाज में कपकपाहट हो जाए, लाइटिंग के डिस्टर्ब हो जाए, क्योंकि हमारे पास लाखों रुपए का संसाधन नहीं है। एक साधारण संसाधन से हम वीडियो बनाते हैं। तो हम यही उपेक्षा करते हैं कि आप केवल इसके कंटेंट पर जाइए। ऐसी बात नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूं विद्यार्थी इसे सुन नहीं पाते हैं या समझ नहीं पाते हैं। इतना तो मैं कहूंगा ही विश्वास के साथ कि मेरी भी आवाज क्लियरली विद्यार्थियों को सुनाई देता है। तो लेट अस प्रोसीड। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पहले ही दिन बताए गए कि एक व्यक्ति की आय को मुख्यतः 5 शीर्षकों में बांटा गया, जो अलग अलग प्रकार के शीर्षक के द्वारा हम एक व्यक्ति की आय को निकालते हैं। वो 5 शीर्षक में सबसे पहला शीर्षक इनकम फ्रॉम सैलरी, जिसकी चर्चा मैंने समाप्त कर दिया है और बच्चों को कहा भी है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्रॉब्लम के अंश को व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे पूछ सकते हैं संपर्क के द्वारा, हम आपको क्लियरली बताएंगे। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, वर्तमान समय में प्राय हाउस प्रॉपर्टी के द्वारा आय कमाना भी लोगों का एक बहुत ही मुख्य कार्य बन गया है। मीन्स इनकम के एक बहुत बड़े स्रोत के रूप में आज ये हमारे सामने उपस्थित हुआ है कि लोग मकान को बनाकर उसे भाड़े पर लगा देते हैं और उसकी आय कमाते हैं। अर्थात ऐसी आय पर सरकार को टैक्स देना पड़ता है। अर्थात टैक्स लगाने के दृष्टिकोण से ही प्राय इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की गणना की जाती है, ताकि इस आय पर भी सरकार के द्वारा टैक्स लगाया जाए। सबसे पहले हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की ओर आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले एक मूल्य की गणना करनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड ग्रोस एनुअल वैल्यू। ग्रोस एनुअल वैल्यू, सकल वार्षिक मूल्य। सबसे पहले इसको शॉर्ट में प्राय GAV बोला जाता है और इसको लंबे स्वरूप में ग्रोस एनुअल वैल्यू की पहले गणना की जाती है। ग्रोस एनुअल वैल्यू निकालने में हमेशा 2 महत्वपूर्ण फैक्टर को सामने लाया जाता है। लिखने वक्त हम नहीं बोलेंगे, जब हम लिखकर आपके सामने उपस्थित होंगे तो हम चर्चा करेंगे, क्योंकि थोड़ा पलटकर बोलने में आवाज कमजोर पड़ जाता है। इसीलिए हम जब लिखेंगे तो कुछ नहीं, साइलेंटली लिखेंगे और आपके समक्ष उपस्थित होकर उसको डिस्कस करेंगे। ग्रोस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए सर्वप्रथम 2 फिगर सामने में लाना पड़ता है, 2 अमाउंट फिगर सामने में लाना पड़ता है। एक फिगर पहला फिगर है एक्सपेक्टेड रेंट, इसको बोलते हैं प्रत्याशित किराया। प्रत्याशित किराया दैट मीन्स जस्ट लाइक एन एस्टिमेटेड बाय दैट पर्सन, अर्थात किसी न किसी के द्वारा यह एक प्रत्याशित किराया है
वह किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो प्रायः जिस भी शहर में मकान होता है वहां पर या तो म्युनिसिपैलिटी होते हैं या कॉरपोरेशंस होते हैं। म्युनिसिपैलिटी के द्वारा भी प्रायः शहर में किराए का निर्धारण किया जाता है, जिसको म्युनिसिपल वैल्यू के नाम से जाना जाता है। हर मकान का एक फेयर रेंट होता है, उचित किराया, अर्थात यह म्युनिसिपल वैल्यू और उचित किराया ये दोनों सामने रखकर इसमें चुनाव करते विजिबल हाई। पहले ये दो फिगर के सामने एक विजिबल हाई चुनते हैं, इसके बाद इसको कंपैरिजन करते हैं स्टैंडर्ड रेंट से। हर एक शहर में किराए का निर्धारण करने के लिए बड़े बड़े शहरों में प्राय रेंट कंट्रोल एक्ट होते हैं। रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत प्राय उस शहर में 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK का कितना किराया होना चाहिए वह उसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसको स्टैंडर्ड रेंट के नाम से जाना जाता है, और यह प्राय रेंट कंट्रोल एक्ट के द्वारा निर्धारित होता है। इस प्रकार हमारे सामने 3 बातें आई, एक म्युनिसिपल वैल्यू, दूसरा फेयर रेंट और तीसरा स्टैंडर्ड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट में इसी तीनों वैल्यू के इर्द गिर्द हम बात करेंगे। और इर्द गिर्द बात करना क्या है? हम तो हर बार एक सेंटेंस के द्वारा सारी बातों को कह देते हैं, वही सेंटेंस मैं लिखने के लिए पीछे आ रहा हूं। ये सेंटेंस सारी बातें कह देता है, तीनों मूल्य को इसमें शामिल किया गया। सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विजिबल इज हाई। पहले दोनों में एक हायर अमाउंट निकालना बहुत आसान है। 40,000 बड़ा है कि 50,000 बड़ा है? अगर 40,000 और 50,000 के रूप में हो तो 50,000 बड़ा है। अब इस 50,000 को कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड रेंट से, अर्थात यह 50,000 स्टैंडर्ड रेंट से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर स्टैंडर्ड रेंट हमारा 45,000 है तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड रेंट स्टैंडर्ड रेंट ही होगा, क्योंकि लिखा हुआ है बट नॉट मोर देन स्टैंडर्ड रेंट। मीन्स दो मूल्यों में म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में जो सबसे ज्यादा होता है उसको कंपैरिजन करते हैं स्टैंडर्ड रेंट से, अर्थात उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा है तो स्टैंडर्ड रेंट ही टैक्सेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल हम तीनों के लिए कुछ लिख लेते हैं। म्युनिसिपल वैल्यू 40,000, फेयर रेंट 50,000, स्टैंडर्ड रेंट 45,000। समझिए, सबसे पहले ऊपर के दो मूल्यों में हम चुनेंगे विजिबल हाई 50,000। अब इसको कंपेयर करेंगे बट नॉट मोर देन स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट है 45,000, 50,000 तो उससे बड़ा है, अर्थात यहाँ पर स्टैंडर्ड रेंट ही एक्सपेक्टेड रेंट होगा। अगर यही स्टैंडर्ड रेंट 55,000 हो जाए तो 50,000 एक्सपेक्टेड रेंट होगा, कारण स्टैंडर्ड रेंट से वह कम है, ज्यादा नहीं है। इसीलिए एक सेंटेंस के द्वारा हमेशा इसको याद रख लेना है कि म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विजिबल इज हायर बट नॉट मोर देन
स्टैंडर्ड रेंट, इतनी बातें समझना बहुत कठिन नहीं है। अर्थात इसके द्वारा हम एक एक्सपेक्टेड रेंट का चुनाव करते हैं। अर्थात सब को हटा दीजिए और सब के बदले में क्या आ जाएगा। अगर स्टैंडर्ड रेंट 55,000 है तो एक्सपेक्टेड रेंट 50,000 होगा, और अगर स्टैंडर्ड रेंट 45,000 है तब एक्सपेक्टेड रेंट 45,000 होगा। दैट इज ए लॉजिक। इतना ही इसके अंतर्गत करना है, आपका एक अमाउंट का निर्धारण हो जाता है जिसको हम एक्सपेक्टेड रेंट कहते हैं। तो अब अतिरिक्त बातों को यहां से हटा रहे हैं। एक्चुअल रेंट, चाहे सरकार जितना भी निर्धारण कर दे, प्रत्याशित और वास्तविकता में अंतर होता है। जब आप किसी शहर में मकान भाड़े पर खोज रहे होते हैं तो वहां पर आपकी कठिनाई मुख्य होती है, न कि स्टैंडर्ड रेंट मुख्य होता है कि सरकार ने इसके लिए कितना किराए का निर्धारण किया है। अगर उसको पकड़ कर चलेंगे तो शायद उस शहर में आप मकान भी भाड़ा पर नहीं ले पाएंगे। तो सरकार की बात अलग है, वास्तविकता अलग है। सरकार ने स्टैंडर्ड रेंट मैक्सिमम निर्धारित कर दिया, 45,000 एक्सपेक्टेड रेंट हो गया, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। जब हम मकान ढूंढने निकलते हैं तो 5,000 रुपया पर मंथ, दैट मीन्स 60,000 रुपया सालाना। अब यहाँ 60,000 और स्टैंडर्ड रेंट के रूप में जो एक्सपेक्टेड रेंट हुआ वो जो भी रहे 45,000, तो 45,000 के बनिस्बत 60,000 ज्यादा ये वास्तविकता है। और किसी भी शहर में प्राय एक्चुअल रेंट ही ज्यादा चलते हैं। म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट नहीं ही चलते हैं, क्योंकि वास्तविकता जब फेस टू फेस सामने आता है तो हम अपनी कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए 5,000 क्या, हम 10,000 पर मंथ पर भी मकान को किराए पर लेते हैं। यद्यपि कि सरकार ने उस मकान के लिए, वैसे स्वरूप के मकान के लिए किराए का निर्धारण कम किया हुआ है, लेकिन हम वास्तविकता में ज्यादा किराए पर मकान लेते हैं, एक्चुअल रेंट। तो दूसरा अमाउंट हम यहाँ पर वास्तविक किराया रखते हैं। दैट मीन्स अगर 5,000 रुपया पर मंथ है तो सालाना 60,000 रुपया एक्चुअल रेंट। अभी ऐसे समझ लीजिए, अब ये 60,000 फिगर प्लस यहाँ का 45,000 फिगर, अब इस दोनों में चुनाव कीजिए, ए एंड बी, व्हिचएवर इज हायर। Whichever is higher, A and B, whichever is higher, that is called gross annual value, और यहाँ पर लिख देंगे। बहुत ही सिंपल। अब एक्चुअल रेंट में कुछ अन्य बातों की भी हम चर्चा करेंगे। अभी हमने मान लिया कि सिर्फ एक्चुअल रेंट के रूप में 5,000 पर मंथ, दैट मीन्स 60,000 रुपया सालाना, अर्थात एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट, व्हिचएवर इज हायर, ए एंड बी, व्हिचएवर इज हायर इज कॉल्ड ग्रोस एनुअल वैल्यू। अभी इसे मैंने साधारण से शब्दों में व्यक्त किया। अब इसकी कठिनाइयों की ओर जाएंगे, विशेषताओं की ओर जाएंगे कि एक्चुअल रेंट में बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। सबसे पहली बात, एक्चुअल रेंट माइनस वैकेंसी। सबसे पहले एक्चुअल रेंट में माइनस वैकेंसी की बात करते हैं। अर्थात
जिस गत वर्ष के इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालने जा रहे हैं वहां पर एक्चुअली रेंट 5,000 रुपया पर मंथ है। इस हिसाब से 60,000 रुपया सालाना है। लेकिन पिछले गत वर्ष में यह मकान 2 महीना खाली रहा। तो जब 2 महीना खाली रहा तो वास्तविक रूप में हमें किराया 10 महीने का प्राप्त हुआ। तो 10 महीने के लिए हमको 50,000 प्राप्त हुआ। तो एक्चुअल रेंट सालाना वार्षिक किराए में हम प्रायः वैकेंसी को घटा देते हैं। वैकेंसी का मतलब अगर गत वर्ष में कुछ माह मकान खाली रहा तो उस खाली रहने को घटा देते। इसलिए हमने लिखा एक्चुअल रेंट माइनस वैकेंसी, अर्थात गत वर्ष में वो 9 महीना ही किराए पर रहा तो 9×5=45,000 इसकी वास्तविक किराया हुई, यद्यपि कि इसकी वार्षिक मूल्य कितना हुआ 60,000। जब हम भी चीवर हायर की बात सोचते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो कंपैरिजन के लिए यह 9 माह का जो 45,000 रुपया हुआ ये हम नहीं शामिल करते हैं, बल्कि 60,000 वार्षिक को शामिल करते हैं कि इसके अनुसार इसका भी सीवरेज हार सोचा जाता है, इसके अनुसार नहीं सोचा जाता है। दैट मीन्स अगर इसको मान लिया जाए कि यह 50,000 था तो भी सीवरेज हार 50,000 नजर आ रहा है, 45,000 एक्चुअल नजर नहीं आ रहा है, लेकिन यह 45,000 ही ग्रोस एनुअल वैल्यू होगा, क्योंकि हम यहाँ पर सालाना वास्तविक किराए की बात करते हैं। तो सालाना 60,000 रुपया इसका मूल्य है। भले वैकेंसी के चलते ड्यू टू वैकेंसी आपको 45,000 9 महीने का किराया प्राप्त हुआ, लेकिन जब भी सीवरेज हायर ए और बी में चुनते हैं तो इसका 12 महीने के किराए को शामिल करते हैं, न कि 9 महीने के किराए को शामिल करते हैं। इस प्रकार हुआ 50,000 या लेस देन 45,000, तब भी यह भी सीवरेज यही 45,000 हायर है, क्योंकि 45,000 को हमें 60,000 पर सोचना है, और जब 60,000 पर सोचेंगे तो 50,000 से ये ज्यादा होगा। लेकिन लिखने के तौर पर हमें वास्तविक रूप में किराया कितना प्राप्त हुआ तो 45,000 लिखेंगे। एक्चुअल रेंट इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड रेंट ड्यू टू वैकेंसी में से कारण बता दीजिएगा कि यह कम होते हुए भी ज्यादा का महत्व क्यों रखा, तो वैकेंसी के कारण यह कम दिखता है, अन्यथा वार्षिकी रूप से इसे देखा जाए तो यह एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा है, और हमें ए और बी में भी चीवर हायर की चुनाव करना होता है। तो एक्चुअल रेंट में एक वैकेंसी को आप बढ़िया तरह के समझ गए होंगे कि वैकेंसी होती है। हम जब लाते हैं तो वास्तविक किराए को ही लेते हैं, 9 महीने को ही किराए लेते हैं, लेकिन जब भी सीवरेज हायर की बात सोचते हैं तो 12 महीने के किराए के आधार पर सोचते हैं, और 12 महीना की किराया 60,000 है और एक्सपेक्टेड रेंट 50,000 है, तो भी सीवरेज हायर हुआ 60,000, जबकि की वस्तुतः हम लिखते कितना है 45,000। तो 45,000 किस कारण से ये कम है, तो 45,000 50,000 की अपेक्षा कम है, फिर भी इसे ग्रेटर कह रहे हैं। क्यों ग्रेटर कह रहे हैं? ड्यू टू वैकेंसी के चलते यह कम दिखने के बावजूद भी ये ज्यादा का महत्व रखता है। ये एक बातें हुई जो वैकेंसी में समझाए। अब आइए दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। एक्चुअल रेट में कभी कभी माइनस किए जाते हैं, माइनस
cost of facilities provided by landlord to tenant, tenant का मतलब भाड़ेदार। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि कभी कभी मकान का मालिक, दैट इज लैंडलॉर्ड, मकान का मालिक प्राय अपने भाड़ेदार को किराए के अतिरिक्त भी सुविधा देता है, जैसे सुरक्षा की सुविधा, गार्डमैन, वाटर की सुविधा, लिफ्ट की सुविधा। प्राय इन सारी सुविधाओं पर लैंडलॉर्ड को कुछ ना कुछ तो खर्च करने होते होंगे, और वह खर्च कहां से इसकी पूर्ति लैंडलॉर्ड करते होंगे? तो इसी एक्चुअल रेंट से। अर्थात यहां एक मकान के एग्जाम्पल्स के द्वारा समझ रहे हैं। अगर वास्तविक में ग्रोस एनुअल वैल्यू 60,000 रुपया हुआ एक्चुअल रेंट के रूप में, और इस 60,000 में अगर मालिक का 10,000 रुपया लिफ्ट में, गार्डमैन में इत्यादि में खर्च हो जाते हैं, तो यह किसके लिए व्यवस्था की गई? टेनेंट के लिए, भाड़ेदार के लिए। अर्थात इसके जितने भी लागत होते हैं वास्तविक किराए में घटा दिया जाता है, क्योंकि तब वास्तविक किराया ये घटने के बाद प्राप्त होता है लैंडलॉर्ड के दृष्टिकोण से। तो इसमें माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय प्रोवाइडेड बाय लैंडलॉर्ड टू टेनेंट। तो जितनी भी तरह के फैसिलिटीज पर लैंडलॉर्ड को जो लागत आती है उसे प्राय वास्तविक किराए में घटा दिया जाता है, क्योंकि इतना में कर देने की क्षमता नहीं होती है। अगर हम 60,000 रुपया किराया कमा रहे हैं और उसमें 10,000 रुपया इन सारी सुविधाओं पर खर्च कर रहे हैं, तो वास्तव में हमारे पॉकेट में 50,000 रुपया ही बचता है। तो टैक्स 50,000 पर ही लगना चाहिए, न कि 60,000 पर लगना चाहिए। इस प्रकार एक्चुअल रेंट में दो बातें आपको समझाए, एक वैकेंसी की बातें और एक कॉस्ट ऑफ फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय लैंडलॉर्ड टू टेनेंट्स। अगर ऐसी कोई फैसिलिटीज आपके प्रश्न में लैंडलॉर्ड के द्वारा टेनेंट को पहुंचाई गई है, तो उसकी लागत जितनी है उसे एक्चुअल रेंट में घटा देते हैं, और घटाने के बाद जो शेष रहता है उसे हम ग्रोस एनुअल वैल्यू की तरह लिखते हैं। तो ग्रोस एनुअल वैल्यू स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। पहली अवस्था एक साधारण सी अवस्था थी, जिसमें एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट व्हिचएवर इज हायर कह के हमने ग्रोस एनुअल वैल्यू लिख दिया। एक दूसरी अवस्था बताए जब एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट माइनस वैकेंसी की बात आई, तो इसके अंतर्गत एक ग्रोस एनुअल वैल्यू लिखने की बात बताए। अब एक तीसरी बात बता रहे हैं कि एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट कॉस्ट लेस कॉस्ट ऑफ फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय लैंडलॉर्ड टू टेनेंट। ये तीसरी बात है। अब एक चौथी बात की ओर चलते हैं। प्लस, अब यहां जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? एनी liabilities प्लस एक्चुअल रेंट में जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? एनी लायबिलिटी पेड बाय टेनेंट ऑन बिहाफ ऑफ लैंडलॉर्ड। कभी कभी ऐसा भी होता है कि टेनेंट और मालिक के बीच में, लैंडलॉर्ड के बीच में एक सहमति बनती है कि किराया तो आपका 5,000 रुपया पर मंथ है, इस हिसाब से देखा जाए तो 60,000 हुआ, लेकिन
हम कहते हैं टीनेंट को कि आप ऐसा कीजिए कि आप हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल का भुगतान कर दीजिए, अर्थात इसे आप किराए में घटा दीजिए। तो 60,000 रुपया जो एक्चुअल रेंट है, अगर उस टीनेंट ने 10,000 रुपया खर्च कर दिया इस प्रकार से ऑन बिहाफ ऑफ लैंडलॉर्ड, क्योंकि सहमति के अंतर्गत यह बात हुई थी कि हमारा जो बिजली बिल, हम यहाँ रहते नहीं, परदेश में रहते हैं, अर्थात जो भी बिजली बिल हो आप भुगतान कर दें और किराए में से उसको डिडक्ट कर लें। इसका मतलब यह जो एक्चुअल रेंट है डिडक्ट अमाउंट है, क्योंकि टीनेंट ने इससे उस लायबिलिटीज के भुगतान को घटा दिया है जिसका कि भुगतान ऑन बिहाफ ऑफ लैंडलॉर्ड किया गया है। इसीलिए इसे एक्चुअल रेंट में पुनः जोड़ देने की जरूरत होती है। तो 60,000 रुपया पर एनम आपका किराया हुआ, 10,000 रुपया ऑन बिहाफ ऑफ लैंडलॉर्ड टीनेंट खर्च कर देता है, तो एक्चुअली लैंडलॉर्ड के हाथ में 50,000 प्राप्त होते हैं, लेकिन एक्चुअली वह 60,000 ग्रोस एनुअल वैल्यू कहा जाएगा। दैट मीन्स वह 10,000 जो टीनेंट के द्वारा डिडक्ट कर दिया गया था उसे पुनः एक्चुअल रेंट में शामिल कर दिया जाएगा और इस प्रकार ग्रोस एनुअल वैल्यू निकलेगा। दैट मीन्स एक एक्चुअल रेंट में इतनी तरह की बातों का समायोजन होता है। आप देख लीजिए, किसी भी वीडियो में हमने ये जो 2 अतिरिक्त बातें बताया है कहीं आपको नहीं मिलेगा कि कॉस्ट ऑफ फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय लैंडलॉर्ड टू टीनेंट एंड एनी लायबिलिटीज पेड बाय टीनेंट ऑन बिहाफ ऑफ लैंडलॉर्ड। ये ग्रोस एनुअल वैल्यू आपका निकल गया। अब ग्रोस एनुअल वैल्यू के बाद हम क्या करते हैं, अब इसको हम देखेंगे। तो अभी आपने सिर्फ क्या निकाला है, ग्रोस एनुअल वैल्यू। बड़ा विचित्र सी बात है। आपको जो हमने कहा कि एक वीडियो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का फर्स्ट ऑफ ऑल कोयल्स का निकलेगा, वो इसको एनुअल वैल्यू कहते हैं। मीन्स उसको न जाने ग्रोस एनुअल वैल्यू और एनुअल वैल्यू में भी अंतर ज्ञान नहीं है, अर्थात अब हम एनुअल वैल्यू की ओर बढ़ेंगे और वो एनुअल वैल्यू से ग्रोस एनुअल वैल्यू की ओर बढ़ते हैं। बड़ा विचित्र सी बात है। अर्थात हम क्या कहें, हम तो खुद एक एज ए टीचर होने के नाते हम देखकर अपने मन महसूस लेते हैं कि बच्चों को ये सब क्या पढ़ाया जा रहा है, उल्टा सीधा पढ़ा रहे हैं। तो हम इतना ही कहते हैं, बार बार कहते हैं, हर वीडियो में कहते हैं कि कंपेयर टू अदर्स। कंपेयर करने से आपको 2 फायदे हैं। एक तो इस वीडियो को देखने का फायदा, और दूसरा मैंने मजबूर कर रहे हैं आपको कि दूसरा वीडियो भी देखिए। चलिए देखते देखते कुछ तो ज्ञान मिलेंगे। भले जब अंतर करिएगा तब आप पाइएगा कि दैट कंसेप्ट इज सुपीरियर देन दैट। मीन्स यह कंसेप्ट उससे सुपीरियर है, इतना के लिए ही आपसे कह रहे हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही समाप्त करते हैं, पुनः आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए ग्रोस एनुअल वैल्यू अच्छी तरह ट्रायल मारिए, सीखिए, और पसंद आवे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अर्थात जल्द से जल्द उपेंद्र सर को यूट्यूब वीडियो पर प्रसिद्ध कीजिए, प्रचलित कीजिए, प्रमोट कीजिए। बस इतना ही कहकर मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।